हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म यश एडू स्पार्क पे। कल किसी ने कमेंट किया था, मैम आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये किया था किशन कुमार जी ने। तो थैंक यू किशन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है हमारी क्लास में आपका। तो हम वर्णमाला पढ़ रहे थे। जो हमारा वर्णमाला होता है, वर्णमाला हमारे एक सार्थक समूह का मेल होता है, या अ, वर्गों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हमारा कुल दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। जो हमारा स्वर होते हैं वो कुल 13 होते हैं, और व्यंजन हमने देखे थे कुल 35, जिनमें से वर्णमाला की कुल संख्या 52 होती है। तो हमने पिछली क्लास में अपना स्वरों का वर्गीकरण कर लिया था। तो स्वरों का वर्गीकरण कुल हमने 5 प्रकार से देखा था। पहला देखा था हमने उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे हमने इसको 3 भागों में विभाजित कर रखा था। पहला था हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ, तीसरा था प्लुत। उसके बाद दूसरा हमने किया था जीभ के आधार पे। तो जीभ के आधार पर भी हमने स्वरों को कुल 3 भागों में विभाजित किया था। पहला किया था अग्रभाग, दूसरा था मध्य भाग, तीसरा था पश्च भाग। फिर जीभ के आधार पर देखने के बाद हमने मुख के आधार पे देखा था। तो तीसरे पे आ जाता है हमारा मुख के आधार पे। मुख के आधार पे हमने स्वरों को कुल 4 भागों में विभाजित किया था या बांटा था, जिसमें से पहला था व्यवृत, दूसरा था अर्धव्यवृत, तीसरा था समृत, चौथा था अर्धसमृत। फिर उसके बाद चौथा हमने देखा था ओठों के आधार पे। तो ओठों के आधार पे हमने स्वरों को 2 वर्गों में बांटा था। पहला था हमारा वृत्ताकार, दूसरा था अवृत्ताकार। इसके बाद पांचवें पर हमने देखा था हवा के आधार पे नक और मुंह से किस तरह से हवा निकलती है, उसके आधार पे। पहला था हमारा अनुनासिक, दूसरा था निर्नुनासिक। तो यहाँ तक कल हमने चर्चा कर ली थी। आज हम अपने व्यंजनों की चर्चा करेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो जो हमारे व्यंजन होते हैं वो हमारे व्यंजनों की चर्चा करेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो जो हमारे व्यंजन होते हैं वो हमारे स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। जैसे कोई फैमिली है, मान लो 4 लोगों की फैमिली होती है ना, मतलब होते तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे 2 भाई 3 बहनें हो जाती है, बहुत सारे लोग। लेकिन फैमिली हमारी तभी कंप्लीट मानी जाती है जब उसमें एक भाई बहन और हमारे माँ माँ बाप होते हैं। अगर उनमें से कोई एक ना हो तो हमारी फैमिली अनकम्प्लीट होती है। उसको हम फैमिली तो कहेंगे, लेकिन अनकम्प्लीट फैमिली होती है। उसी तरह हमारा व्यंजन है, व्यंजन तो होगा लेकिन ये स्वर के साथ होगा। अगर ये अकेला होता है तो अधूरा होता है, ठीक है। जैसे का हो जाता है हमारा, इसके नीचे हलंत लगाने पर स्वर व्यंजन जो होते हैं वो हमारे आधे हो जाते हैं। तो इसको अगर हम हलंत हटा दें तो ये पूरा हमारा एक स्वर बन गया। लेकिन इसको हम जब उच्चारित करेंगे तो आप कोई भी व्यंजन होगा उसका उच्चारण आप जब भी करेंगे, आप उसको उच्चारित करके देखिएगा, उसमें पीछे आ का उच्चारण होता है। जैसे का, खा, गा, चा, टा, मतलब किसी भी व्यंजन का आप उच्चारण करेंगे तो उसका हमेशा स्वर के साथ करेंगे। स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजन हमारे स्वतंत्र नहीं होते। इनको हम स्वरों की सहायता से ही उच्चारित कर सकते हैं, वरना हम इन्हें उच्चारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उच्चारित करेंगे लेकिन ऐसे बोलेंगे का, और अगर स्वर के साथ करेंगे तो का, खा, ठीक है। तो चलो हम अपने स्वरों का वर्गीकरण करण करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के कुल 5 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इसमें कुल 25 वर्ण आते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 वर्ग होते हैं।
स्पर्श व्यंजन को अगर पूछ ले कितने अगर आपसे पूछे कोई वर्ग कितने होते हैं, हमारे वर्णमाला में कुल 5 वर्ग होते हैं। पहला होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो जो हमारे वर्ग होते हैं, वर्गों में अगर आपसे पूछता है वर्ण कितने होते हैं, तो कुल 5 वर्ण होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमारा हो जाता है का वर्ग। का वर्ग में देखेंगे का, खा, गा, घा, अड़ा। देखो हमारे 5 वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमारे प्रत्येक वर्ग में कुल 5 वर्ण होते हैं। तो आज हम सबसे पहले अपने व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। हेडिंग डालो, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम करेंगे अपने प्रश्न के आधार पे। प्रश्न के आधार पे हमारे व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभ्यंतर प्रश्न, दूसरा होता है बाह्य प्रश्न। तो हम अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर देखेंगे व्यंजन हमारे कितने, अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर देखेंगे। इसमें हमारे कुल 4 होते हैं। ठीक है, जो हम पहला होता है, आप नोट भी करते जाइएगा साथ साथ। जो हमारा अभ्यंतर प्रश्न होता है उसमें ये हमारा 4 प्रकार का होता है। इसमें हमारे विवृत आएगा, पहला हो जाएगा विवृत। ठीक है, तो विवृत के अंतर में हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। स्वर कुल कितने होते हैं, इसमें सभी स्वर आएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा स्पष्ट प्रत्यय, इसके बाद आएगा हमारा स्पष्ट विवृत, इसके बाद आएगा ईषद स्पष्ट। ठीक है, सॉरी, स्पष्ट प्रश्न। उसके बाद आएगा हमारा ईषद, ये हमारा 3 नंबर होगा। ठीक है, ईषद स्पष्ट। ये आएगा हमारा ईषद स्पष्ट। तीसरा होगा हमारा ईषद विवृत, ईषद विवृत। अभ्यंतर प्रश्न को हमने 4 वर्गों में विभाजित किया हुआ। पहला है विवृत, दूसरा है स्पष्ट प्रश्न, तीसरा है हमारा ईषद स्पष्ट और चौथा है हमारा ईषद विवृत। तो विवृत में हमने सभी स्वरों का वर्गीकरण किया हुआ है। विवृत के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पष्ट प्रश्न, तो इसमें हमने सभी अपने स्पष्ट व्यंजनों को रखा है। इसमें क्या आएंगे, सभी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, कुल 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। इसमें कितने वर्ग होते हैं, तो 5। इसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे, तो का से लेके माँ तक। उसके बाद हमारा आ जाता है ईषद स्पष्ट। इसमें हमने सारे अंतस्थ व्यंजनों को रखा हुआ है। अंतस्थ व्यंजन आएंगे हमारे, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, देखिए कहाँ है हमारे अंतस्थ व्यंजन। कुल कितने होते हैं, तो 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक, इसके बाद आ जाता है हमारा ईषद विवृत। तो ईषद विवृत में हमने ऊष्म व्यंजनों को रखा हुआ है। किनको रखा है, ऊष्म व्यंजनों को, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन हमारे तीनों शा और हा होता है। शा, शा, सा और हा आ जाता है। ठीक है, तो हमने अभ्यंतर प्रश्न के आधार पे अपने स्वरों का वर्गीकरण देखा। पहला होता है हमारा विवृत,
दूसरा होता है स्पष्ट, तीसरा होता है ईसद स्पष्ट, और चौथा हो जाता है हमारा ईसद विवृत। जो हमारे विवृत होते हैं उसमें सभी स्वर आते हैं। स्पष्ट में हमारा सभी व्यंजन आ जाते हैं। जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं वो, ठीक है, स्पर्श व्यंजन हमारे कुल कितने होते हैं, तो 25। उसके बाद हम देखेंगे ईसद स्पष्ट। ईसद स्पष्ट में हमने अंतस व्यंजनों को रखा हुआ है। जो हम अंतस व्यंजन हमारे होते हैं तो वो या रा ला बा होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ईषद विवृत। ईषद विवृत में हमने अपने ऊष्म व्यंजनों को रखा हुआ है, नोट कर लो। इसके बाद हम देखेंगे अपना बाह्य प्रत्यय के आधार पे, ठीक है। तो इसके साथ हम हेडिंग भी डालेंगे, नोट हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम बाह्य प्रत्यय के आधार पर। दूसरा आ जाता है हमारा बाह्य प्रत्यय के आधार पर। तो बाह्य प्रत्यय के आधार पर हमने अपने व्यंजनों को दो वर्गों में विभाजित किया हुआ है। सॉरी, दो वर्ग में, दो प्रकार से विभाजित कर रखा है। तो पहला हमारा आ जाता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर पहला होता है हमारा प्राणत्व के आधार पर। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया बाह्य प्रत्यय के आधार पर। तो बाह्य प्रत्यय के आधार पर हमने अपने व्यंजनों को दो वर्गों में, दो प्रकार से बांटा हुआ है। पहला हमारा आता है प्राणत्व के आधार पे, लिखेंगे। पहला हमारा आएगा प्राणत्व के आधार पर। दूसरा आ जाता है हमारा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले बाह्य प्रत्यय के आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है, तो दो प्रकार से। पहला है हमारा प्राणत्व के आधार पर, दूसरा है हमारा घोषत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पे हमने इसको दो वर्गों में विभाजित कर रखा है, और घोषत्व के आधार पर भी हमने दो प्रकार से विभाजित किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर हमने कुल दो प्रकार से इसको बांट रखा है। पहला हमारा आ जाता है प्राणत्व के आधार पर हमने दो वर्गों में बांटा है। पहला हमारा आ जाता है अल्प प्राण। अल्प प्राण। दूसरा आता है हमारा महाप्राण।
तो जो हमारा अल्प प्राण होता है वो कुल हमारे टोटल 31 होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले अल्प प्राणों की संख्या कुल हमारे 31 होती है। ये हमारे प्रत्येक वर्ग का, इसमें हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला, अल्प मीन्स छोटा, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड आता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे 15 हो जाएंगे। तो स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण में हमने सबसे पहले सबसे पहले इसमें 11 स्वर आते हैं। 11 स्वर आएंगे। उसके बाद इसमें हमारे 5 से 15, 15 तो हमारे स्पर्श व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन आएंगे। उसके बाद हमारा इसी में आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन आएगा और इसी के साथ एक हमारा आएगा अयोगवा, अयोगवा। तो हमारा अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? अल्प प्राण अगर आपसे पूछ ले अल्प प्राण में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 31 होते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, ठीक है। इसमें कुल 11 स्वर आते हैं, 15 हमारे स्पर्श व्यंजन आएंगे, ये है जो। उसके बाद हमारा 4 अंतस्थ व्यंजन आएंगे, एक अयोगवा आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा महाप्राण। तो गिन लीजिए पहले 31 होते हैं कि नहीं, देखो 11, 15, 16, सॉरी 11 ये हो गए, 15 ये हो गए, 26, 26 के बाद 4 ये आ जाते हैं 30, 30 के बाद एक हमारा अयोगवा 31, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा महाप्राण। तो महाप्राण में हमने कुल प्रत्येक वर्ग, इसमें हमारा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आता है, ठीक है। इसमें इनकी कुल संख्या जो पूछे आपसे तो 10 है, ठीक है। इसके बाद हम प्राणत्व के आधार, अब हम करेंगे अपना घोषत्व के आधार पर। हो गया, हेडिंग डालेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर हमने 2 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। पहला हमारा हो जाता है घोष, इसी को हम बोलेंगे सघोष, ठीक है। दूसरा हमारा आता है अघोष, अघोष व्यंजन। जो हमारा घोष होता है उसी को हम सघोष बोलते हैं। तो हमारे घोष में आ जाते हैं प्रत्येक घोष, घोष में हमारे आएगा प्रत्येक वर्ग का, इसमें आते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, पांचवा वर्ण, ठीक है। घोष में हमारा आएगा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसमें कुल हमारे 15 वर्ण आते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कुल कितने वर्ण आते हैं, कुल वर्ण 15 आएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा अघोष व्यंजन। तो अघोष वर्ण जो होते हैं वो हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। ये हमारा
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। ठीक। और कुल अघोष वर्णों की संख्या हमारी 10 होती है। 10 कैसे होती है? क्योंकि प्रत्येक वर्ग हमारे कितने 5 वर्ग होते हैं ना, और पहला दूसरा वर्ण आएगा तो ये एक वर्ग में 2 वर्ण, मतलब 10 वर्ग हो जाते हैं। ठीक है। तो आज हमने अपने देखा व्यंजनों का। आज हमने अपने व्यंजनों का वर्गीकरण किया हुआ है। तो व्यंजन जो हमारे होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको हम स्वरों की सहायता से उच्चारित करते हैं। किसी स्वर में अगर नीचे हलंत लगा होता है तो उसको हम आधा व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन के भेदों को हमने कुल 5 प्रकार से पढ़ा। पहला हमारा आता है स्पर्शवर्गीय व्यंजन, दूसरा हमारा आता है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आ जाता है हमारा संक्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन। इसमें हमने डा और ढा को रखा हुआ है। ऊष्म व्यंजन में हमारे तीनों सा और हा आते हैं। स्पर्श में हमारे कुल 25 वर्ण आते हैं, का से लेके मा तक। इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण हमने अपने प्रश्न के आधार पर देखा। तो व्यंजनों का वर्गीकरण प्रश्न के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अभ्यंतर प्रश्न, दूसरा होता है बाह्य प्रश्न। तो अभ्यंतर प्रश्न हमने देखा कुल 4 प्रकार से होता है। उसके बाद देखा हमने बाह्य प्रश्न। बाह्य प्रश्न को हमने कुल 2 प्रकार से विभाजित किया। पहला घोषित्व के आधार पे और दूसरा प्राणत्व के आधार पे। फिर हमने प्राणत्व के आधार पर इसका वर्गीकरण किया 2 भागों में। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण में हमारे कुल 31 वर्ण आते हैं, जिसमें से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। क्योंकि अल्प मीन्स छोटा होता है ना, तो फर्स्ट पहला, तीसरा और पांचवा आएगा, विषम संख्या है। उसके बाद हमारा आ जाता है महाप्राण। महाप्राण में हमने प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं। कुल महाप्राण अगर पूछे जाए, कुल महाप्राणों की संख्या हमारी 10 होती है। उसके बाद आ जाता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर भी हमने 2 वर्गों में बांटा। पहला आ जाता है घोष, उसी को हम सघोष भी कहते हैं। इसमें हमारे कुल 15 वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। उसके बाद आता है हमारा अघोष। तो अघोष में हमने प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण रखा है। इनकी कुल संख्या 10 होती है। ठीक है। तो खत्म करते हैं। कल पढ़ेंगे हम इनके उच्चारण स्थान। ठीक है। फिर उसके बाद हम लाइव आएंगे तो पूरा हम लाइव रिवीजन करेंगे। जब पूरा हम वर्णमाला कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद सारा हम एक साथ रिवाइज करेंगे। तो चलो, धन्यवाद। खत्म कर